हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। परसों हमारी है एग्जाम और अब सारे स्टूडेंट्स सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अब ऐसा लग रहा है कि यार कैसे रिवाइज करें, है ना। यार ये चीज दिमाग में नहीं आ रही है, अरे ये भूल रहे हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। क्या सॉल्यूशन? मैं पूरी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्या, सारे ही डिफरेंस, है ना, क्योंकि अगर हम हर चैप्टर के डिफरेंस यदि कर लेते हैं तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आगे पीछे का भी हमें समझ में आ जाता है। और कम से कम डिफरेंस के जो मैंने लिए हैं, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर इधर से प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर उधर से डिस्ट्रिक्ट फॉरम, नेशनल फॉरम, मतलब मैंने सारे, वन स्टैंडिंग प्लान, है ना, और इधर से आपके पॉलिसीज, मतलब इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, हेनरी फ्योल, टेलर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, एजुकेशन, मतलब मैंने यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एटलीस्ट मैंने सारे वर्ड्स कवर कर लिए हैं। तो आप लोग एग्जाम्स में जाने से पहले इसको अच्छे से सुनकर जाना, ताकि, और सारे कीवर्ड्स ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और हम ओवरऑल दोनों बुक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें और सारे डिफरेंस। तो करें स्टार्ट, ठीक है। बिल्कुल फ्री माइंड होकर सारी बातें सुनना, क्योंकि परसों इसमें से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो पहला डिफरेंस है हमारा इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मीनिंग कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। खर्चा कितना ही आए उससे मतलब नहीं है, काम समय पर कंप्लीट होना चाहिए, समय पर कंप्लीट, ठीक है। ये कहलाता है इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब यहाँ पे टाइम नहीं है, कॉस्ट को ध्यान में रख रहे हैं। क्या कि कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, समय कितना भी लग जाए लेकिन खर्चा कम से कम आए। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट की। ऑब्जेक्टिव टू अचीव एंड रिजल्ट टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पे टाइम को ध्यान में रखा जाता है, यहाँ पे हम कॉस्ट को ध्यान में रख रहे हैं कि खर्चा कम से कम आए और रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकें। मेन कंसिडरेशन डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द टास्क इन राइट वे। यहाँ पे समय को ध्यान में रखना है, यहाँ पे सही काम के तरीके को ध्यान में रखना है कि काम सही तरीके से होना चाहिए। सही तरीके से होगा तो खर्चा कम। एक टाइम की बात कर रहा है, एक खर्च की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड डिफरेंस है हमारा हेनरी फेयोल और टेलर। उससे पहले टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। जो काम करने के लिए हमने दिया है उसमें समय कितना लग रहा है, यदि हम समय को मेजर करते हैं तो टाइम स्टडी। हमने वर्कर्स को काम दिया है तो इतने समय में कंप्लीट होना चाहिए, तो जब हम समय की बात करते हैं तो टाइम स्टडी। मोशन स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टोटल मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द टास्क। काम को कंप्लीट करने के दौरान वर्कर्स क्या क्या मूवमेंट करता है, इसके लिए हम कैमरा लगा देते हैं, मोशन स्टडी। तो जब हम उसके मोशंस पे ध्यान रखते हैं तो मोशन स्टडी। द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू फिक्स अ फेयर डे वर्क फॉर द वर्कर्स। कि भाई वर्कर्स ने कितने समय में कितना काम कंप्लीट किया है, हमने जो टाइम दिया था कि 8 घंटे में तुमको इतना काम करना है, तुमने किया है या नहीं। द पर्पस ऑफ मोशन स्टडी इज टू एलिमिनेट wasteful and unproductive movement of workers to increase their efficiency level। देखिए यदि कैमरा लगा रखा है तो वर्कर्स टाइम वेस्ट नहीं करेगा, है ना। और अगर कैमरा नहीं लगा रखा है, आपने उसके मोशंस पे ध्यान नहीं रखा, तो वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी पानी पिएगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो यदि हम उसकी एलिमिनेट करना चाहते हैं कौन सी वेस्टफुल एक्टिविटीज, तो हमें मोशन स्टडी पे ध्यान रखना होगा। मेथड ऑफ कंडक्टिंग, तो इसके लिए हम स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हैं। टाइम कितने समय पे वर्कर्स अंदर आया है, कार्ड लगाइए, टाइम मेंशन हो गया। बाहर गया, टाइम कार्ड लगाइए, मेंशन हो गया। तो उसके टाइम को ध्यान में रखना है
तो स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हैं, और यहां पर यदि वर्कर्स के मोशंस को ध्यान में रखना है तो कैमरा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब है हमारा हेनरी फेयोल और टेलर। अभी भी नहीं आया, इससे पहले यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है। चलो, यूनिटी ऑफ कमांड ध्यान रखना, सुनना। वन सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर ओनली। एक समय पर एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश मिले और वो व्यक्ति उसी को वापस जाकर, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब अपनी जवाबदारी बताए और अपना जो भी है वो उसी को रिसीव करे। तो जहां पर एक व्यक्ति एक समय पर एक एम्प्लॉय को समझा रहा है वो यूनिटी ऑफ कमांड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। इट प्रिवेंट ड्यूल सबऑर्डिनेशन। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। मैंने 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया है और एक प्लान को समझा रही हूं। ठीक है, तो यहां पे हुआ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग एंड वन प्लान। ठीक है, 10 सबको एक साथ इसलिए समझाया जा रहा है कि एक काम को मतलब ओवरलैपिंग ना हो जाए कि वही काम वो भी कर रहा है और वही काम वो भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो काम करने का तरीका है, डायरेक्शन, वो दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए एक तो होता है कमांड कि ये काम करो, और एक होता है ये काम कैसे करना है। तो करो कमांड और कैसे करना है सारा डायरेक्शन देना। तो यहां पे इसलिए डायरेक्शन दिया जाता है ताकि एक काम ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है और कमांड सिर्फ यहां पे किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है, इंडिविजुअल। नेक्स्ट, हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, हेनरी फेयोल, सबसे पहले हेनरी फेयोल जो है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और ये शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री। फिर यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलोड, और ये डिड नॉट फील इट इज इंपॉर्टेंट एज इट फंक्शनल फॉरमैनशिप वर्कर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 8 बॉसेस। क्या मतलब हो रहा है इनका? हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल बनाए। हेनरी फेयोल जो है वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर बनाए उन्होंने प्रिंसिपल कि हमें यूनिटी ऑफ कमांड देना चाहिए, हमें सभी अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से उनको सैलरी देना चाहिए, है ना, और स्पिरिट दी क्रॉप से हमें टीम स्पिरिट की भावना जगानी चाहिए। ठीक है, स्केलर चेन, सारी जो चीजें वो टॉप लेवल के रिलेटेड बनाई है। और हमारे जो फेडरिक है टेलर साहब, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने कहा कि भैया वर्कर्स को बॉसेस के अकॉर्डिंग, है ना, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर बॉस, और ये सारे काम के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्कर्स को लेकर बात की कि वर्कर्स की एक्टिविटीज पे एक्शन करना है तो कैमरा लगा दीजिए, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब किसने बताया? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, है ना। फिर एप्लीकेबिलिटी, ये यूनिवर्सल होगा और ये स्पेशलाइज सिचुएशन। एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी स्पेशल सिचुएशन में काम आते हैं और ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, यूनिवर्सल है। कौन? हेनरी फेयोल। इन्हें अपन फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, उन्होंने पहले वो खुद थे, क्या थे वो खुद? पहले प्रैक्टिशनर थे, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्रिंसिपल बनाया। ये टॉप लेवल की बात करते हैं, पूरा प्रशासनिक जो महजा है वो कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से इन्होंने बताया। और इनके जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, ये वर्कर्स की इफिशिएंसी और उनकी इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखकर बात करते हैं। ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो प्रिंसिपल बनाया उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल बनाए साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल ने जो बनाया है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान इज यूज्ड ओनली वंस, स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड अगेन एंड अगेन। देखिए, असेंबली रोज हॉल में होती है, लेकिन बारिश आने के कारण असेंबली हॉल में नहीं होगी बल्कि रूम में होगी। तो बारिश आने के कारण एक बार का प्लान है, रोज का नहीं है। ठीक है, तो वो प्लान जो सिचुएशन को ध्यान में रखकर आपने बनाया है उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लान, और रोज बार बार जो प्लान यूज होगा उसे कहेंगे स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान इज डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट,
सच कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू रिपीट, वो रिपीट नहीं होता है, वो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाया है। जबकि स्टैंडिंग प्लान इज मेड फॉर एक्टिविटीज दैट ऑक्योर रिपीटेडली और रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बार बन गया है, हमेशा का वही चलेगा, वो स्टैंडिंग प्लान है। इट इज, जैसे आपके घर में गेस्ट आने हैं, ठीक है, ऐसे आप हमेशा अपने अपने रूम में सोते हैं, लेकिन आज गेस्ट आए हैं इसलिए आपका सोने का जो जगह है वो चेंज हो गई, ठीक है, जो एक आज के लिए हुआ है, तो जो आज के लिए हुआ है वो सिंगल यूज प्लान, और जो रोज चलता है वो स्टैंडिंग प्लान। इट इज डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर, इट यूजुअली डेवलप्ड वंस बट यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भाई प्रोजेक्ट खत्म हो गया है या कोई स्पेशल सिचुएशन आ गई है तो आप बनाते हैं सिंगल यूज प्लान, और स्टैंडिंग प्लान जो बार बार रिपीट होता है। सिंगल यूज प्लान इंक्लूड बजट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स, है ना, किसी काम के लिए हमने कोई बजट तैयार करना है तो हमने उसके लिए कोई प्लान बनाया, तो वो सिंगल यूज प्लान। और स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, सभी के लिए बनता है। पॉलिसीज बना रहे हैं, फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं कि ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, इतनी बजे वर्कर्स को आना है, इतनी बजे जाना है, यहाँ पे उनका लंच होगा, यहाँ पे उनका ये होगा, सब सारी चीजें वो स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से समझना, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो सीधी सी बात है, जब हम कंपनी में एक या दो या तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जहां बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बनाए जा रहे हैं, जब हम डिपार्टमेंट को काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो वो कहलाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। डिविजनल, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और जहां पर हमने प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बना दिए हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं या 5, कॉस्मेटिक का अलग, डिटर्जेंट अलग, परफ्यूम अलग, ठीक है, कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट, परफ्यूम, और फेस वॉश ले लो, फेस क्रीम ले लो, तो हमने उनके प्रोडक्ट वाइज जब डिपार्टमेंट बनाए हैं तो वो कहलाता है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पेशलाइजेशन या फंक्शन के हिसाब से बांटा जाता है या प्रोडक्ट के हिसाब से बांटा जाता है। डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन सिंगल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जवाबदारी की बात आ रही है, मान लीजिए कि हमारा सेल्स अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमने बोला सेल्स डिपार्टमेंट को कि सेल्स अच्छे से नहीं हो रहा है, तो सेल्स वालों ने बोला कि सर हम तो काम कर रहे हैं लेकिन परचेस वाले जो हैं, यहाँ पे सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने किसी एक प्रोडक्ट को बोला तो वो डिपार्टमेंट उस पे बोलेगा अरे हमारी गलती नहीं, इनकी है, समय पर सामान आगे उपलब्ध नहीं करवाया, ठीक है, ऑर्डर मिला था तो सेल्स डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट को बोलेगा, परचेस डिपार्टमेंट स्टॉक डिपार्टमेंट को बोलेगा, एक दूसरे पे डालते हैं। तो यहाँ पे जवाबदारी जो है फिक्स नहीं होती। लेकिन यहां पर मान लीजिए मेरे 5 प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं और मेरी किसकी सेल्स गिर रही है, परफ्यूम की, परफ्यूम मेरा अच्छा नहीं बिक रहा है, तो मैं सीधे कौन से डिपार्टमेंट को पकड़ूंगी, परफ्यूम डिपार्टमेंट को। मैं 4 डिपार्टमेंट को नहीं पकड़ूंगी, किसको बोलूंगी, परफ्यूम डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वीक जा रहा है डायरेक्ट मैं उस प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट को बोल सकती हूँ, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, ठीक है। फिर मैनेजरल डेवलपमेंट, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में परचेस डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, तो परचेस डिपार्टमेंट का मैनेजर हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट तो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट तो फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं उनका जो काम का एरिया है वो फिक्स है, उनको उतना ही काम करना है, तो यहाँ पे वो पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लेकिन प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में क्या है, वहां पे एक प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट के सारे, है ना, एक प्रोडक्ट मैनेजर है तो उसको, जैसे कि परफ्यूम मैनेजर डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो उसको सेल्स भी देखना है, उसको परचेस भी देखना है, उसको स्टॉक डिपार्टमेंट भी देखना है, उसको फाइनेंस भी देखना है। तो यहाँ पे उसको एक साथ बहुत सारे काम करना है, तो यहाँ पे उसकी स्किल डेवलप होती है ना, यहाँ पे उसको ज्यादा काम सीखने को मिलता है। यहाँ पे
इकोनॉमिकल एज फंक्शन आर नॉट डुप्लीकेटेड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट है, 4 प्रोडक्ट है तो चारों प्रोडक्ट का एक ही सेल्स डिपार्टमेंट है, 4 अगर प्रोडक्ट है तो चारों का परचेस एक ही देख रहा है। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो ये कॉस्टली है, ये कॉस्टली नहीं है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे हमने काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बांटे हैं, तो यदि 4 प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं तो चारों प्रोडक्ट का परचेस एक ही डिपार्टमेंट संभाल रहा है। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट, अगर 5 प्रोडक्ट है तो पांचों प्रोडक्ट के अलग अलग परचेस डिपार्टमेंट है, 5 प्रोडक्ट के अलग अलग। तो प्रोडक्ट में, डिविजनल में प्रोडक्ट के हिसाब से जब बांटा जाता है तो पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है। डिफिकल्ट, यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, यहाँ पे इजी ऑल फंक्शन, यहाँ पे परफ्यूम डिपार्टमेंट के 5 लोग एक साथ बैठे हैं, वो आपस में अपना डिसीजन लेके वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे इनका डिसीजन लेना ऑटोनॉमी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट के 4 अलग हैं, फाइनेंस वाला अलग है, स्टॉक वाला अलग है, तो आपस में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट के चारों एक ही जगह हैं, तो उनको अपना प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना है, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी डिसीजन लेने में जल्दी होगा, कहां पर, डिविजनल में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार आता है, इजी है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन याद होना चाहिए। मीनिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑथोरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, द नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। जब क्लास में टीचर आपको समझा रहा है, प्रिंसिपल आकर आपको कुछ बता रहे हैं, उस वक्त आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल, और उस वक्त जब आप सब इकट्ठा होते हैं तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आप रेस्ट में बाहर जाते हैं, गपशप मारते हैं, है ना, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपस में एम्प्लॉयज इकट्ठे हो गए, वहां पे कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सब बराबर इक्वल है। Origin arises as a result of company rules and policies। भैया कोई रूल्स बताना है, पॉलिसीज बताना है, नई स्ट्रेटेजी आई है, तब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Arises as a result of social interaction, आपस में बस हंसी मजाक। Authority arises by position in management, arises out of personal quality। देखिए यहां पर मैनेजमेंट है ना, वो बात कर रहा है, और यहां पर हम आपस में एक दूसरे की पर्सनल टांग खींच रहे हैं। बिहेवियर, इट इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, वही चीज वापस है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट कंट्रोल होता है टॉप लेवल का। ठीक है। और यहाँ पे कोई बिहेवियर नहीं है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसकी टांग खींच रहा है, सब चल रहा है यहाँ पे। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे स्केलर चेन का फॉलो होगा, टॉप लेवल से मिडिल, मिडिल से लोअर। यहाँ पे कोई फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई किसी से भी बात कर रहा है, सब इक्वल है। यहाँ पे नेचर रिजिड है, यहाँ पे आपको सिर्फ बात सुननी है, जितने वर्कर्स हैं बैठे हुए उनको सिर्फ समझना है, यहाँ पे जो सामने वाला इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको सुनना है आपको केयरफुली। और यहाँ पे बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आराम से किसी की बात काट दो, नहीं सुनना मत सुनो, चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडरशिप, यहाँ पे जो टॉप लेवल है, मैनेजर्स हैं, वो समझा रहे हैं, वो लीडर्स है। यहाँ लीडर्स आर चूजन बाय ग्रुप, लीडर में और मे नॉट बी मैनेजर, यहाँ कोई मैनेजर नहीं है, सब इक्वल है। हाँ, कभी कोई अपन बोल सकते हैं यार चल तू बता पहले तेरे को क्या बोलना है, वो बात हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए कि मैं कल छुट्टी पर हूं, है ना, और मैंने इसे कहा स्टूडेंट को कि भाई देखो मैं कल छुट्टी पर हूं, लेकिन तुम एक काम करना, बच्चों के पेपर्स आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें चाबी दे देती हूँ, कीज दे देती हूँ, तुम सेंटर खोलना, ओपन करना और इन बच्चों को ये पेपर बांट देना। ठीक है, ये तुम्हारा काम है। तो मैंने अपने सेंटर की चाबी आपको दी, पावर दिया, दैट मीन्स ऑथोरिटी, मैंने जो दिया है। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी,
आपका क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि आप समय पर आओ, ठीक है, और चाबी खोलो, ताला खोलो, अंदर आओ, स्टूडेंट्स को बिठाओ और काम करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी, यदि मान लीजिए मेरे घर में से कोई चीज घूम गई या फिर स्टूडेंट्स का टेस्ट नहीं हुआ तो आप जवाबदार रहोगे, ठीक है। अगर मेरा कोई सामान चोरी चला गया, कुछ भी हो गया, तो मैंने चाबी किसको दी थी, स्टूडेंट को दी थी, तो उसकी जवाबदारी है, ठीक है। एक पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, एक आप अपना कर्तव्य समझेंगे और कुछ हुआ तो आपकी जवाबदारी है। देखो कैसे, मीनिंग पावर टू टेक डिसीजन, मैंने इसमें पावर दिया है आपको कि आप डिसीजन ले सकते हो। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क, आपका कर्तव्य है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। आंसरेबल फॉर द आउटपुट ऑफ असाइन टास्क, यदि टास्क समय पर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपकी जवाबदारी बनती है, आप नुकसान उठाओगे। डेलीगेशन, कैन बी डेलीगेटेड, यहां पे ऑथोरिटी जो है वो पावर डेलीगेट किया गया है, ट्रांसफर किया है। अभी आ रही हूं मैं डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, डोंट वरी। यहां पे हमने कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे ट्रांसफर नहीं की जा सकती, और ना ही अकाउंटेबिलिटी। अभी मैं समझा रही हूं आपको, देखो इसके साथ मैं डेलीगेशन भी ले लेती हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन भी ले लेती हूँ। देखिए आपके स्कूल में हो रहा है एनुअल फंक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ने मैम को कहा है कि अपने अपने रूम को, चलो एनुअल फंक्शन नहीं आ रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है, तो एग्जीबिशन है, तो प्रिंसिपल सर ने कहा है कि अपनी अपनी क्लास में टीचर्स को कि रूम डेकोरेट करवाने आपको, ठीक है। तो काम किसको दिया, टीचर्स को, ठीक है, टीचर्स को बोला है कि आपने अपने क्लासरूम को डेकोरेट करना है आपको। अब ये काम टीचर को दिया गया है, जवाबदारी किसकी है, टीचर्स की। अब टीचर्स ने, अरे यार अकेले कैसे क्लासरूम को डेकोरेट करेंगे, तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया और उन स्टूडेंट्स को वो काम सौंप दिया। अपना वर्कलोड कम करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को सौंप दिया, दैट मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन यदि क्लास में कोई भी गड़बड़ हुई, डेकोरेशन अच्छा नहीं हुआ, तो प्रिंसिपल सर सिर्फ टीचर को डांटेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने वो काम किसको दिया था, टीचर्स को। वहां स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं था, ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल सर ने स्टूडेंट्स को भी बुलाया, टीचर्स को भी बुलाया, ठीक है, और बाकी लोगों को सबको बुलाया और कहा कि अपने अपने रूम को डेकोरेट करना है। तो स्टूडेंट्स ने कहा हम लोग कर देंगे, टीचर्स ने नहीं कहा, स्टूडेंट्स ने कहा। तो प्रिंसिपल सर ने वो काम किसको दे दिया, बच्चों को दे दिया, ठीक है। अब यदि काम अच्छे से नहीं हुआ तो वहां पे जवाबदारी किसकी होगी, स्टूडेंट्स की, क्योंकि उन्होंने आगे रहकर काम मांगा है। डेलीगेशन में काम टॉप लेवल से दूसरे को दिया जाता है, लेकिन वो अपना वर्कलोड कम करने के लिए वो काम दूसरे से करवाते हैं। वहां पे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी ट्रांसफर नहीं होती है, काम बिगड़ेगा तो उन्हीं को कहा जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में वर्कर्स ने आगे रहकर काम मांगा है, स्टूडेंट्स ने आगे रहकर टॉप लेवल से प्रिंसिपल सर से काम मांगा है, और यदि वहां पे कुछ गलती हुई तो डायरेक्ट उनकी जवाबदारी है। ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पर भी यही बात है, ऑथोरिटी ट्रांसफर हो रही है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। अब याद रहेगा, ऑरिजिन अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, बड़े से छोटे में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे से बड़े में, जवाबदारी छोटे से बड़े में। नेक्स्ट आता है हमारा वही डेलीगेशन और वही डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डेलीगेशन मैंने आपको समझाया, नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क इन हिज ऑन, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसीज, ठीक है। वहां पे मैंने सबको मिलाकर कहा था कि ये काम कौन करेगा, तो स्टूडेंट्स ने कहा था हम करेंगे, तो वो ऑप्शनल है, वहां पर वो चाहते तो वो काम ले सकते थे, नहीं। वर्कर्स जब आगे रहकर काम मांगते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन, लेस फ्रीडम एज मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम नहीं है,
टीचर ने स्टूडेंट्स को काम दिया है, लेकिन टीचर्स कंट्रोल करेगा क्योंकि जवाबदारी टीचर्स की है। यहाँ पे उनको पूरी फ्रीडम है, यहाँ पे सुपीरियर उन्हें कुछ नहीं कहेगा क्योंकि सुपीरियर ने नहीं, स्टूडेंट्स ने खुद काम मांगा है। जब वर्कर्स खुद आगे रहकर काम मांग रहे हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। स्टेटस, इट इज प्रोसेस टू शेयर टास्क, इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करना था इसलिए मैंने पावर को शेयर किया, और यहाँ पर हमने पॉलिसी से मतलब हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हिस्सा ले, इसलिए हमने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया। स्कोप, डेलीगेशन, इट इज नैरो स्कोप है, लिमिटेड सुपीरियर एंड हिज इंटरमीडिएट सबऑर्डिनेट, और ये वाइड स्कोप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इंक्लूड हो गए। पर्पस, टू लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर, टीचर क्लास में अपना वर्क कम करना चाहते थे, वर्कलोड कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काम डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, और यहाँ पे टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। ठीक है, डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए, ऑटोनॉमी, और हम चाहते थे कि हर एक व्यक्ति हमारे जो वर्क है उनके साथ मिले, ठीक है, काम करे। टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, हम चाहते हैं कि सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसलिए हमने सबको बुलाया। तो ये हुआ अपना डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब पता है ना, भर्ती। जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई खाली जगह है जिसको भरने के लिए हम अपने दूसरे स्टाफ को प्रमोट कर देते हैं। जब हमारे पास कोई जगह खाली है या ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम के लिए नौकरी मतलब वहां पे वैकेंसी खाली है और हम बाहर से किसी व्यक्ति को नहीं लाते, बल्कि हमारे, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल स्कूल में है दो, एक 1st to 5th है और एक 6th to 12th है। ठीक है, तो 9th या 8th के कोई टीचर चले गए, तो हमने छोटी क्लासेस का कोई टीचर था उसको वहां पे रिक्रूटमेंट कर दिया, तो वो होता है इंटरनल सोर्सेस। External recruitment means making use of new personnel or outsider to fill up the vacant job position in the organization. सॉरी, लेकिन अगर हम बाहर से किसी व्यक्ति को, मान लीजिए हमारे पास पहले से बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए हैं, उसमें से हमने किसी व्यक्ति को बाहर से बुलाकर रिक्रूटमेंट किया है, तो वो एक्सटर्नल हुआ। टाइम, देखिए अब बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और वहीं से हमने अपने स्कूल से, छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में किसी को ट्रांसफर कर दिया तो टाइम कम लगेगा। इकोनॉमी, दिस इज प्रोसेस इज मोर इकोनॉमिकल, डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एक्सटर्नल सोर्सेस। मुझे बाहर से किसी व्यक्ति को लाना ही नहीं पड़ा, ना मुझे उसे कुछ समझाने की जरूरत है, वो ऑलरेडी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तो ये इकोनॉमिकल हो गया। और यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टली होगी, क्योंकि या तो मुझे न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में या फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा व्यक्ति, और उसको थोड़ा बहुत मुझे बताना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो ज्यादा खर्चा लगेगा। क्वालिटी, देयर इज अ लिमिटेड चॉइस, सो बेटर क्वालिटी मे नॉट बी एज्यूम्ड। अब देखिए भाई, मैंने मेरे 1st to 5th में से कोई टीचर था, उसी को प्रमोट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे चॉइसेस कम मिली ना। क्वालिटी अच्छी हो भी सकती है और ना भी हो, लेकिन मैं बाहर से यदि किसी व्यक्ति को बुलाऊंगी तो मैं बेस्ट फैकल्टी को ही चूज करूंगी, क्योंकि वहां पे मुझे बहुत सारी चॉइस मिल रही है। मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, दिस मेथड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टाफ गेट चांस ऑफ प्रमोशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाकी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका मोरल तो बूस्ट ऑफ होता है ना, कि भाई यदि बड़ी क्लासेस में जरूरत होगी या टीचर्स को कि वहां होगा तो हमें प्रमोट मिल जाएगा, या कंपनीज में, फैक्ट्रीज में यदि बड़ी पोस्ट खाली हुई तो हमें रिक्रूटमेंट, हमें प्रमोशन मिल जाएगा, तो वो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, अच्छा काम करते हैं। दिस मेथड ब्रिंग्स डाउन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार हमें चांस था, हमें तो मिला ही नहीं, बाहर से किसी व्यक्ति को बुला लिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है। रिक्रूटमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अ वैकेंट जॉब पोजीशन। भाई हमारे यहाँ जगह खाली है, इसके लिए हमने अपने जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, है ना, उनको कहा कि भाई आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आइए हमारे यहाँ।
ठीक है, हमने सबको न्योता दिया कि भाई जगह खाली है, आइए, दैट मीन्स रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एंड ऑफरिंग देम जॉब्स। ठीक है, आर्मी की भर्ती निकली है, सब पहुंच गए, वो रिक्रूटमेंट है, और उसके बाद उसमें से सिलेक्ट किया जाता है ना, फिजिकल होता है, ये होता है, वो सब प्रोसेस है, वो सिलेक्शन है। जब लोगों को बुलाया जाता है वो रिक्रूटमेंट, और उन लोगों में से सिलेक्ट करना वो सिलेक्शन। स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसीड द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन ऑलवेज स्टार्ट वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स। पहले हम लोगों को बुलाएंगे ना, फिर उनमें से सिलेक्ट करेंगे, कि पहले सिलेक्ट करोगे फिर बुलाओगे, नहीं ना। तो पहले रिक्रूटमेंट होता है, और रिक्रूटमेंट जहां खत्म होता है उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। नेचर, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि हम सब लोगों को बुला रहे हैं, एंड मोर कैंडिडेट आर इंड्यूस्ड टू अप्लाई फॉर द जॉब। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये नेगेटिव हुआ, क्यों? क्योंकि जितने लोग आए हैं उसमें से आप 90% को तो लौटाओगे, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या हुई? नेगेटिव। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएटेड। सिलेक्शन इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस हो रही है, मतलब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी तो हम आपको जानते भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें भी कंफ्यूजन होती है। देखिए, ये सारी चीजें पढ़ने से एक ओवरऑल हमारा रिवाइज हो रहा ना कि रिक्रूटमेंट क्या था, सिलेक्शन क्या था, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, ट्रेनिंग क्या है, एजुकेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है। अब पढ़ते हैं ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीनिंग, इट इज एन एक्ट ऑफ imparting knowledge और skill for performing a particular job। देखिए, कोई जॉब है जिसके लिए मुझे आपको ट्रेंड करना है, ठीक है, आप ये काम करेंगे, पर कैसे करेंगे, तो मैं आपको ट्रेंड कर रही हूं। एजुकेशन, इट इज कंसर्न विथ इंप्रूविंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय। यहां पे पर्टिकुलर काम के लिए मैं दे रही हूं, यहां पे मैं ओवरऑल उसको पूरा नॉलेज दे रही हूं। और डेवलपमेंट, इट इज द प्रोसेस फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर मैनेजमेंट टास्क। सिर्फ केवल अभी नहीं, बल्कि फ्यूचर में आप इस काम को कैसे कर सकते हो, मैं आपको डेवलप्ड कर रही हूं। देखिए, यदि मैंने एग्जाम के टाइम पे आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया तो मैंने आपको ट्रेनिंग किया। यदि मैंने आपको अपने कोर्स के बारे में या चैप्टर्स के बारे में बता दिया, और यदि मैंने आपको कोर्स और इससे रिलेटेड फ्यूचर में क्या क्या आ सकता है सबके बारे में बताया, मतलब डेवलपमेंट किया। ओरिएंटेशन, इट इज अ जॉब ओरिएंटेड, ठीक है, सिर्फ जॉब से रिलेटेड आपको बात बताई है, आपके काम से रिलेटेड आपको बताया है। आप लैब में हो तो आपको सिर्फ लैब के बारे में बताया है, दैट मीन्स ट्रेनिंग। आपको अपने मतलब लैब के साथ साथ आपकी क्लास के बारे में भी आपको नॉलेज दिया, तो एजुकेटेड। और आपको पूरे स्कूल के बारे में, और आप किसी भी स्कूल में जाओगे और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, दैट मीन्स कैरियर ओरिएंटेड डेवलपमेंट। फोकस, इट इज फोकस टू इंप्रूव वर्क इफिशिएंसी, वो अपने काम को अच्छे से कर सके, इसलिए हमने उसको ट्रेन किया। इट फोकस टू डेवलप लॉजिकल एंड रैशनल माइंड, ठीक है, वो समझदार बने, वो फ्यूचर मतलब उसमें खुद में समझ हो, इसलिए हम उसको एजुकेटेड कर रहे हैं कि अगर दूसरी सिचुएशन आए तो वो कैसे डील करेगा। इट्स फोकस, इट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, और हम उसको उसकी पर्सनालिटी के बारे में, जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, बल्कि हम उनको ये भी सिखाते हैं कि आपको अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, फ्यूचर में आपको कैसा बनना चाहिए, आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब हम ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी की यदि बात करते हैं तो डेवलपमेंट हुआ। गोल, ट्रेनिंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, वो व्यक्ति अच्छे से जॉब कर सके, काम अच्छे से कर सके, तो ये हमारा ध्यान होता है। एजुकेशन गिव इंपॉर्टेंस टू गोल ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे हम उसको अपनी फर्म के बारे में भी नॉलेज देना चाहते हैं। और डेवलपमेंट गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल गोल, यहाँ हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो, साथ में उसका भी हो, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ जॉब से रिलेटेड नहीं, यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन का चाहते हैं, और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का भी चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि उसका खुद का भी विकास हो, है ना, उसकी पर्सनालिटी भी इनहैंस हो, इसलिए डेवलपमेंट, ठीक है। लास्ट इस बुक का तो आपकी मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कल सेकंड पार्ट या फिर वापस से बना देंगे। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया,
लास्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिएस्ट फेयर स्टाइल। डिसीजन मेकिंग, लीडर्स ओनली मेक डिसीजन। अरे कोई सुनता ही नहीं है सर, अपनी हक में बस सर अपना ही डिसीजन लेते, किसी से कुछ भी पूछते नहीं है, हिटलर शाही। जहां पे लीडर्स केवल डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। लीडर मेक डिसीजन इट कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स। अरे हमारे सर तो बहुत अच्छे, हम सबको बिठाते हैं और हमसे भी कहते हैं, हमसे भी सजेशन मांगते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, डेमोक्रेटिक। और लेजिएस्ट, सर को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं बस, जहां पे सब ऑर्डिनेट डिसीजन लेते हैं। कम्युनिकेशन, यहाँ पे वन वे होता है, सर बोलेंगे बाकी सब सुनेंगे। यहाँ पे टू वे होता है कम्युनिकेशन, सर बोलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमसे भी सजेशन मांगते हैं, हम भी बोलते हैं, इसलिए टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ तो सभी बोलते हैं, कोई भी किसी की नहीं सुनता, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। मोटिवेशन टेक्निक, यहाँ पे तो सिर्फ फियर और पनिशमेंट ही होता है, क्योंकि सर ही बोलते, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। यहाँ पे तो हम बोलते भी हैं, और अगर हमारा सजेशन सर को पसंद आता है तो हमारे लिए तालियां भी बजवाई जाती है, हमें रिवॉर्ड भी मिलता है, इन्वॉल्वमेंट भी होता है हमारा। और यहाँ पे तो सेल्फ, खुद ही हमें बोलना है, खुद ही डायरेक्शन, खुद ही कंट्रोल, क्योंकि सर तो है ही नहीं, क्लास में सर है ही नहीं, बोला कि तुम खुद कर लो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे कोई अथॉरिटी डेलीगेट नहीं होती है, कोई ट्रांसफर नहीं होता है, सारे पावर किसके हाथ में, सर के हाथ में। यहाँ पे कुछ अथॉरिटी दूसरों को ट्रांसफर भी होती है, और यहाँ पे तो कंप्लीट डेलीगेशन हो गया है, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, मैं तो हूं ही नहीं। फोकस, यहाँ पे कंट्रोल पूरा लीडर का होता है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ग्रुप्स वाइज हम कंट्रोल करें। और यहाँ पे तो इंडिविजुअल सेंटर्ड, यहाँ पे हर एक व्यक्ति कोई कुछ भी कर रहा हो। रोल ऑफ लीडर, यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है, यहाँ पे टीम वर्क मेंटेनेंस की बात होती है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेस, हम सिर्फ कह देते हैं कि भाई आप करो, और हम मुझसे जो चाहिए, जैसे सर ने कहा कि मुझसे जो चाहिए बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बाकी तुम फ्री हो, मैं तुम्हें रिसोर्सेस उपलब्ध करा दूंगा, तुम अपने हिसाब से काम कर लेना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ऑटोक्रेटिक में बेटा कभी भी कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो डर से काम करते हैं, सामने वाला डरा धमका कर काम कर रहा है, सिर्फ आई है ना, सिर्फ आई स्टाइल, मतलब मैं हूं बस, मेरी बात सुननी है, तुम्हें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, दैट मीन्स। स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव, वी स्टाइल, हम लोग मिलकर काम करेंगे, अभी हम लोग मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप और मैं, ठीक है। वी स्टाइल, फुल स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड स्टाइल, यू स्टाइल, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, यू स्टाइल, मैं तो पीछे खड़ा हूं, मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए तो बता देना। डिसिप्लिन, यहाँ पे पूरी तरीके से डिसिप्लिन होगा, यहाँ पे भी इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, यहाँ पे आइडियाज के इंटरचेंज होते हैं लेकिन डिसिप्लिन तो होता है। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होगा, उनकी जो मर्जी पड़े उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट हुआ हमारा फर्स्ट बुक के सारे, इंपॉर्टेंट भी कहें और सारे ही कहें, हमने एक बार ओवरऑल बुक के सारे डिफरेंस देख लिए, ठीक है। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलता है इसकी जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए, और आप लोगों को लगता है कि हाँ इससे हमारी हेल्प हुई है तो कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा कि मैम हमें दूसरा वीडियो भी जल्दी से प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं दूसरी बुक के भी इंपॉर्टेंट सारे डिफरेंस आपको करवा देती हूँ। वैसे उसमें ज्यादा है ही नहीं, बट उसके भी करवा देते हैं, बट पहले आप फर्स्ट बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम है, जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।